धरती पर पाए जाने वाला समुद्र नमक से भरे पड़े हैं और ये नमक धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी भी है, क्योंकि धरती पर पाए जाने वाली लगभग सभी जीवित चीजों को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स समुद्रों में भरे पड़े हैं। समुद्र के जल में इन इलेक्ट्रोलाइट्स का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्रियाओं से होता है। तो सवाल ये है कि ये सभी न्यूट्रिएंट्स क्या उन प्लैनेट्स पे भी पाए जाएंगे जहां पर पानी होने की संभावना जताई जा रही है और जिन प्लैनेट्स को कहा जा रहा है वाटर वर्ल्ड। वाटर वर्ल्ड यानी पानी की दुनिया, ऐसे एक्सोप्लैनेट्स जहां पर संभावित रूप से पानी पाया जा सकता है। इन वाटर वर्ल्ड में बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी से भी काफी बड़े हैं, इसलिए इन्हें सुपर अर्थ का नाम दिया जाता है। इन ग्रहों पर पानी की संभावना तो है और इन ग्रहों पर जीवन के लिए पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी जरूरत होगी। लेकिन समस्या ये है कि ये सुपर अर्थ पृथ्वी से भी काफी बड़े हैं, जिससे इनके आंतरिक हिस्से पर बहुत ही ज्यादा दबाव होता है, जिसके वजह से इन ग्रहों पर समुद्र की सतह पर बर्फ जम जाती है। पर यह बर्फ पृथ्वी पर पाए जाने वाली आम बर्फ की तरह नहीं होती है। इस बर्फ का निर्माण अत्यधिक दबाव के कारण होता है, जिसे आइस 7 का नाम दिया जाता है। ये गहरी बर्फ इन ग्रहों पर आंतरिक भागों से आने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को रोक सकती है, जो जीवन के लिए काफी जरूरी होते हैं। अत्यधिक दबाव में बनी ये बर्फ इन ओशन वर्ल्ड में जीवन की निरंतरता को रोक सकती है। इन सब के अलावा कुछ नई खोजें हैं जो ये दावा करती हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स इस आइस 7 से भी होकर गुजर सकते हैं और वे समुद्र के जल में मिल सकते हैं। इसलिए हम नई धरती के लिए आशान्वित हो सकते हैं। जीन एलेक्स के द्वारा नमकीन बर्फ पर किए गए अध्ययन जो नेचुरल कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुए थे, ये बताते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर वर्ल्ड में इनकी आंतरिक संरचना और ग्रहों की संभावना को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन फिर भी ये अत्यधिक दबाव में जमी हुई बर्फ एक बाधा का काम करती है। इन ग्रहों पर पाई जाने वाली ये बर्फ धरती पर पाए जाने वाली बर्फ के काफी अलग होती है। धरती पर पाए जाने वाली बर्फ जो कि सामान्य दाब पर बनती है, उसे आइस 1 का नाम दिया जाता है। वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में अलग अलग दाब पर अलग अलग तरह की बर्फ का निर्माण किया है, जो आइस 1 से लेकर आइस 7 तक है। इन पानी की दुनियाओं में समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाली बर्फ आइस 7 टाइप का होता है। आइस 7 की संरचना आइस 1 से काफी अलग होती है। आइस 7 में मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन आयंस क्रिस्टल्स के रूप में बदल जाते हैं और हाइड्रोजन के अणु इन क्रिस्टल्स के जाल में घूमते रहते हैं। जहां धरती पर पाए जाने वाली सामान्य बर्फ अपने बनने की प्रक्रिया में खुद से नमक को अलग कर देती है, वहीं आइस 7 करीब 2.5% NaCl को अवशोषित कर लेती है। ये सोडियम क्लोराइड आइस 7 के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे बर्फ कोमल हो जाती है, जिससे पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली कन्वेक्शन तरंगें NaCl को आसानी से समुद्र में भेज सकती हैं। वैज्ञानिक इस तरह के जमे हुए नमक के कण पहले ही चांद पर देख चुके हैं। दूसरे ग्रहों के सैटेलाइट्स जैसे कि गैनेमेड, कैलिस्टो, यूरोपा आदि, ये सभी अपने समुद्र के नीचे इसी तरह की आइस को जमाए हुए हैं। इसलिए इन उपग्रहों के आंतरिक भागों से निकलने वाले मिनरल्स कम से कम बर्फ की एक सतह से होकर गुजरते हैं। ये कुछ सैटेलाइट्स इतने बड़े नहीं हैं कि ये आइस 7 बना सकें, लेकिन जुपिटर के उपग्रह कैलिस्टो, गैनेमेड और सैटर्न के उपग्रह टाइटन इतने बड़े हैं कि वे हाई प्रेशर पर आइस 7 बना सकते हैं। अगर इन ग्रहों उपग्रहों के आंतरिक भागों से NaCl आइस 7 से होकर समुद्र में जा पाता है तो ये एक गेम चेंजर होगा। डीप यूनिवर्स के क्षेत्र में विज्ञान के विकास से आज हम नए ग्रहों को भी ढूंढ पा रहे हैं और इनमें से बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिन्हें वाटर वर्ल्ड का नाम दिया जा सकता है। इन ग्रहों में सबसे ज्यादा भरोसेमंद वाटर वर्ल्ड TRAPPIST-1 सिस्टम है, जो बहुत सारे ग्रहों उपग्रहों को शामिल किए हुए है, जहां पर
पानी हो सकता है। इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज में सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैपिस्ट 1e और ट्रैपिस्ट 1f। इसके अलावा वैज्ञानिक केपलर 62e और केपलर 62f से भी आशान्वित हैं। इन एक्सोप्लैनेट्स पर पानी की यह खोज केवल पानी से संबंधित नहीं है। इन सेलेस्टियल बॉडीज को धरती बनने के लिए काफी सारे चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स एक हैं। मैं हूं दिनेश्वर तिवारी एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग द DST शो by subscribing and sharing the channel.